नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमानांक, परमाणु का आकार कैसा है, बोहर की परमाणु प्रतिकृति कैसी है, ये हमने पढ़ा था। अब उस पर आधारित कुछ पेज नंबर 32 पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। जैसे ऑक्सीजन का संकेत O है, उसमें परमाणु के नाभिक में, अब यहाँ पर मैंने परमाणु इलेक्ट्रॉनों का वितरण हम बाद में पढ़ते हैं, थोड़ा प्रश्न देख लेते हैं। ऑक्सीजन का संकेत क्या है? O है। अब इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 8 है और न्यूट्रॉन की संख्या भी 8 है। तो इसका हमें क्या बताना है? परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमानांक बताना है। तो जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है वो उसका परमाणु क्रमांक होता है। तो परमाणु क्रमांक को कैसे दर्शाते हैं? Z से, और परमाणु द्रव्यमानांक को A से दर्शाते हैं। तो परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का कितना होगा? 8। और परमाणु द्रव्यमानांक के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे तो आ जाता है परमाणु द्रव्यमानांक। तो 8 प्रोटॉन थे और 8 ही न्यूट्रॉन है, तो 8 और 8 कितने हो गए? 16। तो परमाणु द्रव्यमानांक हमारा कितना आएगा? 16 होगा। इसको लिखते कैसे हैं? परमाणु क्रमांक को हमेशा नीचे की ओर लिखते हैं और परमाणु द्रव्यमानांक को ऊपर लिखते हैं। ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8 और परमाणु द्रव्यमानांक 16। इस तरह से जो है। अब दूसरा प्रश्न क्या है? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो कार्बन के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो जितना परमाणु क्रमांक है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो कार्बन के परमाणु में अगर 6 प्रोटॉन है तो 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और 6 ही उसका परमाणु क्रमांक होगा। तो परमाणु क्रमांक 6 है तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6 हो गए। ठीक है। इसके बाद आता है अगला प्रश्न है, सोडियम के परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा? सोडियम के परमाणु में अगर 11 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन कितने हुए? 11 ही हुए और उसका परमाणु क्रमांक भी कितना हुआ? 11 ही होगा। ठीक है। इसके बाद मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमानांक 12 और 24 है, तो चिन्ह द्वारा उसे कैसे दर्शाएंगे? तो मैग्नीशियम का संकेत क्या है? Mg। परमाणु क्रमांक कितना हुआ? 12, तो इसको कहाँ लिखेंगे? पीछे की ओर लिखते हैं और परमाणु द्रव्यमानांक को ऊपर लिखते हैं। अब अगर हमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो 24 में से हम 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 12। तो मैग्नीशियम के न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 12 ही हो जाएंगे। मतलब हमें अगर परमाणु क्रमांक मालूम है, परमाणु द्रव्यमानांक मालूम है, तो हम आसानी से जो है निकाल सकते हैं। अब इसके बाद कैल्शियम का परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमानांक 20 और 40 है। किताब में आपके गलत छपा हुआ है, 24 छपा हुआ है, तो उसको क्या कर लेंगे? 40 कर लेंगे। तो परमाणु क्रमांक 20 है और परमाणु द्रव्यमानांक 40 है। तो इस आधार पर कैल्शियम के नाभिक में कितने न्यूट्रॉन होंगे ये ज्ञात करना है आपको। तो इसके लिए हम कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पर हम लिख लेते हैं कैल्शियम का संकेत क्या? C। ठीक है। अब कितना परमाणु क्रमांक है? परमाणु क्रमांक है 20 और परमाणु द्रव्यमानांक कितना है? 40 है। तो परमाणु द्रव्यमानांक A माइनस Z बराबर होता है न्यूट्रॉन की संख्या। तो A कितना है? 40, Z कितना है? 20, परमाणु क्रमांक 20 है, तो कितना आ गया? न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई? 20 हो गई। इस तरह से हम परमाणु क्रमांक मालूम है या हमको प्रोटॉन मालूम है, न्यूट्रॉन मालूम है, इलेक्ट्रॉन मालूम है, परमाणु द्रव्यमानांक लगभग परमाणु क्रमांक का दुगना होता है या उससे एक आध अधिक होता है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम शुरू करते हैं अपना इलेक्ट्रॉनों का वितरण। बोहर नामक वैज्ञानिक हुए। बोहर नामक वैज्ञानिक ने परमाणु प्रतिकृति बताई थी
हमने पढ़ी थी कि परमाणु का आकार ऐसे होता है, सबसे बीच में क्या होता है, नाभिक होता है, उसमें प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन भी होते हैं। इसके बाद इसके बाहर की पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा और चौथी कक्षा। पहली कक्षा इसको जो है क्या नाम दिया है, के नाम देते हैं, और दूसरी कक्षा को एल देते हैं, तीसरी कक्षा को एम देते हैं और चौथी कक्षा को एन नाम देते हैं। बोहर की परमाणु प्रतिकृति के अनुसार नाभिक के चारों ओर कक्षाएं पाई जाती है जिनको कवच कहते हैं। कितने कवच होते हैं, 4। पहला कवच जो होता है नाभिक के पास वाला जो होता है पहला कवच होता है, उससे बाहर का दूसरा कवच, उससे बाहर का तीसरा कवच और सबसे बाहर का चौथा कवच। पहले कवच को जो है के नाम देते हैं, दूसरे कवच को एल नाम देते हैं, तीसरे कवच को एम और चौथे कवच को एन नाम दिए जाते हैं। अब प्रत्येक कवचों की ऊर्जा अलग अलग होती है। अंदर वाला कवच होगा उसकी ऊर्जा कम होगी, उससे बाहर का होगा उससे उसकी ऊर्जा और अधिक होगी, उसकी ऊर्जा अधिक होगी और सबसे बाहर की सबसे अधिक होती है। अब प्रत्येक कवच में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, मतलब कवचों की इलेक्ट्रॉन धारण क्षमता कितनी है, वो अलग अलग होती है। जैसे आपके क्लास में बेंच होती है, पहली बेंच अगर छोटी सी होगी तो उस पर 2 ही विद्यार्थी बैठ सकते हैं। अब तीसरा आएगा तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा, अगली बेंच पर जाना पड़ेगा। अगली बेंच थोड़ी सी बड़ी है तो उसमें 8 बैठ सकते हैं, 8 के अलावा 9 आएगा तो उसको अगली बेंच पर जाना पड़ेगा। इस तरह से जो है, समझने के लिए उदाहरण बता रही हूँ आपको कि इस तरह से इन कवचों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो अब हम ये देखेंगे, इसके लिए सूत्र है, कवचों में इलेक्ट्रॉन धारण क्षमता कितनी है, इसके लिए सूत्र दिया है 2n²। ये सूत्र है, इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं कि प्रत्येक कवच में अधिकतम धारण क्षमता कितनी है, इलेक्ट्रॉन कितने अधिक से अधिक भर सकते हैं उसमें। आपके इसमें एक सारणी दी है, आपको उसको पूरा करना है। अब कवच की संख्या को जो है n संकेत नाम देते हैं। अब संकेत कौन से हैं, कवच कौन सा है, के कवच, फिर एल कवच, फिर एम कवच और एन कवच। ठीक है। अब के कवच मतलब कौन सा कवच है, n बराबर 1, पहला कवच है इसलिए हमने कितना लिखा, n बराबर 1। 2n² सूत्र में हम ये मान रखेंगे, 2 गुणा n की जगह हम कितना लिखेंगे, 1 का वर्ग, तो कितना आ जाएगा, 1 का वर्ग मतलब कितना हुआ, 1 ही, तो 2 एकम 2, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, मतलब पहले कवच में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, धारण क्षमता अधिकतम 2 ही है। अब n बराबर कितना हुआ, 2, L मतलब दूसरी कक्षा है इसलिए हमने n बराबर कितना लिखा, 2 लिखा। अब इस सूत्र में हम ये मान रखेंगे, अब 2 गुणा, यहाँ n की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 का वर्ग, तो क्या हुआ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की धारण क्षमता कितनी हो गई, 8 हो जाएगी। मतलब दूसरे कवच में अधिकतम 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं आ सकते हैं। तीसरा क्या हुआ, m बराबर 3। इसके बाद अब इसमें सूत्र में मान रखेंगे, 2 गुणा n की संख्या कितनी आई, 3 का वर्ग। अब इसको हल करेंगे, 3 और 3 गुणा 3 तो कितना हुआ, 3 3 9, 9 दिन कितना हुआ, 18, तो इस कवच में कितना हुआ, 18 आएगा। इसके बाद अब चौथी कक्षा n और n बराबर कितना हुआ, 4, चौथी कक्षा है n, तो n बराबर हम कितने लिखेंगे, 4, तो 2
गुणा, इस सूत्र में मान रखेंगे n की जगह हम कितने लिखेंगे 4, 4 का वर्ग। तो 4 गुणा 4, 4 का वर्ग मतलब 4 चौक 16, 16 दूनी 32। तो यहाँ पर अधिकतम जो है संख्या कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की 32 हो जाएगी। इस तरह से जो है K कक्षा में अधिकतम 2, L में 8, M में 18 और N में 32 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इस तरह से बोर नामक वैज्ञानिक ने बताया कि कक्षाओं में कवचों में इलेक्ट्रॉन धारण क्षमता अधिकतम कितनी कितनी होती है। इसके बाद हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक संरूपण। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।